जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो हम लोग अग्रवाल का साइंस का आंसर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने फिजिक्स को पूरा कर लिया है, पार्ट 2 में हम लोगों ने केमिस्ट्री को पूरा कर लिया है, पार्ट 3 में दोस्तों हम लोग बायोलॉजी को पूरा करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको ये कहूंगा, क्योंकि बायोलॉजी का जो आपके पास जितने सारे क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो लेक्चरर क्वेश्चन है, तो मैं इसको लेक्चर देके आपको मतलब समझाने वाला हूं। तो इसके जितने सारे आंसर है, सभी आंसर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। वहां पर जाकर आप लोग आराम से नोट बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है तो आपके नीचे, वीडियो के नीचे जो लाल लाल दिख रहा होगा, इसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, उस लाल के ऊपर जस्ट देखना कि डिस्क्रिप्शन के लिए वहां पर कुछ एरोज वगैरह बना हुआ है, वहां पर ध्यान देना कि आपके पास डिस्क्रिप्शन है। और जो लाल वाला है, लाल वाला को क्लिक करके उसको ब्लैक कर देना। ठीक है, इतना आपको करना है, जिससे कि मुझे हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको 9 का क्या दिया गया है, तो हम लिखेंगे उत्तर नंबर 9 का। हम लोग क्या लिखेंगे कि उत्तर 9 का, उत्तर 9 का जो का दिया गया है, 9 के का में ये लिखा गया है जल में घुलनशील विटामिन है। तो ध्यान देना कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन हमारा कौन सा हो गया, बी। कौन सा हो गया, सी। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही हो गया, सी हमारे पास राइट आंसर हो गया। इसके बाद 9 का खा, 9 के खा में आपको हर बार लिखना है ऐसे कि उत्तर 9 का खा लिखना है आपके पास, कि 9 के खा में आपका लिखा है बोमेट संपुट किसका भाग है। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर है ब्रक। ब्रक जो है आपके इसमें थोड़ा सा आंसर मिस्टेक लिख के आ गया है, इरक लिख के आ गया, इरक नहीं ब्रक होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही गया आपके पास, चौथा ऑप्शन सही गया, जिसका है ब्रक आंसर राइट आंसर है। तो बोमेट संपुट किसका भाग है, ब्रक का भाग है। इसके बाद आपका 9 का गा, 9 के गा में क्या लिखा गया है, तो हम लिखोगे उत्तर 9 का गा। 9 के गा में ये लिखा गया है कि आवृत बीजी पौधों में नर जनन अंग है। तो आपको बता दे कि नर जनन अंग होता है पुमंग और स्त्री जनन अंग होता है जायंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही गया है, इसका भी दूसरा ऑप्शन सही गया है। तो यहां पर इस प्रकार से लिखोगे दूसरा और लिखोगे कि पुमंग, कौन सही गया है, पुमंग। इसके बाद आप लोग करोगे 9 का घा। तो 9 के घा को किस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे कि उत्तर 9 का घा। 9 के घा में क्वेश्चन ये लिखा गया है निम्नलिखित में से डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत नहीं है। तो आपको बता दें जीवन संघर्ष डार्विन का है, योग्यतम एवं योग्यतम की उत्तरजीविता ये भी डार्विन का है, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग ये नहीं है, ये लैमार्क का है, और नई जातियों की उत्पत्ति ये भी डार्विन का है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही गया। तीसरा ऑप्शन आपको कैसे लिखोगे, तीसरा ऑप्शन लिखोगे अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। तो लिखोगे अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, ये आपके पास सही हो गया है। इसके बाद हम लोगों ने ऑप्शन नंबर क्लियर कर लिया है। अब करेंगे 10 का। तो आप लोगों को लिखना है इस प्रकार से, उत्तर 10 का लिखोगे, उत्तर 10 का इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो लिखने के बाद क्वेश्चन क्या दिया गया है, समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में अंतर। तो सबसे पहले आपको एक तरफ डाल लेनी है हेडिंग समयुग्मजी, या ऐसे डाल लेना हेडिंग नंबर 1 समयुग्मजी, और इसके बाद इसके नीचे आपको हेडिंग डाल लेनी है विषमयुग्मजी, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको हेडिंग डाल के लिखना है। तो मैं इसको केवल आपको समझा दे रहा हूं, बाद में इसका जो परिभाषा है वो डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले हेडिंग क्या है, समयुग्मजी। सम माने दोस्तों क्या होता है, सम माने होता है बराबर, युग्म माने होता है जोड़ा। सम माने बराबर, युग्म माने जोड़ा। किसका जोड़ा, जीन का जोड़ा। आखिर ये जीन क्या है, जिसको मेंडल ने कारक कहा था, जो हमारे पास क्रॉस यानी एक संकर क्रॉस या दूसरे संकर क्रॉस में जो भाग लेते हैं उन्हें जीन कहा जाता है।
यानी अगर सम माने बराबर, युग्म माने जोड़ा, यानी जीन के जोड़े अगर बराबर हो, यानी जीन के जोड़े अगर समान हो तो उसे कहते हैं समयुग्मजी। और ये लक्षण प्रभावी भी हो सकते हैं, अप्रभावी भी हो सकते हैं। इसका ध्यान देना कि समयुग्मजी को हमेशा शुद्ध जाति भी कहा जाता है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि समयुग्मजी का एग्जाम्पल जैसे शुद्ध लक्षण हो गए, शुद्ध लक्षण ले लेंगे हम लोग। शुद्ध लक्षण कौन कौन से हो गए, जैसे कैपिटल टी कैपिटल सी, यानी शुद्ध लंबे, इसको कह सकते हो कि शुद्ध लंबे कह सकते हो। और जैसे शुद्ध बौने ले लोगे तो शुद्ध बौने क्या हो गए आपके पास, शुद्ध बौने हो गए हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये है जीन, इसमें जीन बराबर हो उसे समयुग्मजी। और जिसमें विषम युग्मजी, विषम का मतलब क्या होता है, जिसमें बराबर ना हो, युग्म माने जोड़ा, किसका जोड़ा, जीन का जोड़ा। अगर जीन का जोड़ा बराबर ना हो तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। अब जीन क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब विषम युग्मजी दोनों जीन अलग अलग होंगे। जैसे अगर इसका एग्जांपल लेंगे हम लोग तो इसका एग्जांपल होगा प्रभावी लक्षण, क्योंकि जीन, ध्यान देना कि विषम युग्मजी लक्षण जो होते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं। प्रभावी लक्षण कैसे हो गए, प्रभावी लक्षण हो गए एक आपके पास कैपिटल टी और एक आपके पास हो गए स्मॉल टी। तो ये जो लक्षण है इसको जीन यानी इसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। जबकि समयुग्मजी में प्रभावी हो सकते हैं, अप्रभावी हो सकते हैं, लेकिन विषम युग्मजी में लक्षण हमेशा प्रभावी ही होते हैं। एक चीज आपको और बता दे कि समयुग्मजी को शुद्ध जाति कहा जाता है और विषम युग्मजी को संकर जाति कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास हम लोग करेंगे 10 का खा। 10 के खा में आपके पास क्या पूछा गया है, तो उससे पहले आप लोग ऐसे लिखोगे उत्तर 10 का खा। 10 का खा, 10 के खा में आपके पास क्या गया, नर तथा मादा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार बताइए। तो आपको बता दें इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नर तथा मादा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार बताइए। तो इसका उत्तर दोस्तों आपको बता दें कि इसका उत्तर यह है कि ध्यान रखना कि चाहे नर हो और चाहे मादा हो, दोनों में यानी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नर और मादा, इसका मतलब स्त्री और पुरुष, यानी नर का मतलब क्या हो गया पुरुष और मादा का मतलब हो गया स्त्री, यानी दोनों में, पुरुष और स्त्री दोनों में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 गुणसूत्र जो है आपके बराबर होते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो 22 गुणसूत्र पुरुष में है वही 22 गुणसूत्र स्त्री में होते हैं, यानी पुरुष के और स्त्री के 22 गुणसूत्र बराबर होते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम या ऑटोसोम कहते हैं। एक गुणसूत्र अलग होता है, एक गुणसूत्र अलग होता है जो कि सेक्सुअल में यानी निषेचन के दौरान भाग लेता है, यानी सेक्सुअल लाइफ में वो भाग लेता है, जिसको हम लोग इस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं कि हम लोग पुरुष में जानते हैं, पुरुष में उसको कहा जाता है यक्स वाई गुणसूत्र और स्त्री में उसको कहा जाता है यक्स यक्स गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों। अब इसमें और एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम लोग क्रॉस कराएं, जैसे मान लो कि यक्स और वाई, ये गुणसूत्र किसका है, पुरुष का, और यक्स और यक्स ये गुणसूत्र किसका है, स्त्री का। अगर पुरुष का यक्स गुणसूत्र स्त्री के यक्स गुणसूत्र के साथ क्रॉस करता है तो इसके दौरान, इसका जब क्रॉस कराते हैं तो इसके दौरान क्या बनता है, यक्स यक्स गुणसूत्र, जिससे संतान क्या उत्पत्ति होती है, संतान की उत्पत्ति होती है पुत्री। इससे क्या उत्पन्न होती है पुत्री। अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र स्त्री के यक्स गुणसूत्र से क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो इसके दौरान यहाँ पर क्रॉस का मतलब होता है निषेचन। क्रॉस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, निषेचन। जब निषेचन कराते हैं तो बनता है यक्स वाई गुणसूत्र। और यक्स वाई का मतलब क्या होता है, यक्स वाई का मतलब होता है पुरुष, यानी यहाँ पर संतान की उत्पत्ति होता है पुत्र। इस प्रकार से हम लोग लिंग निर्धारण कर सकते हैं। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा गया था, नर और मादा में, तो ध्यान रखना गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र होते हैं, कुल होते हैं हमारे पास 46 गुणसूत्र होते हैं। और इसके प्रकार, तो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक हो गया पुरुष में और एक हो गया स्त्री में, यानी एक्स वाई और एक्स एक्स, ये 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं और 2 प्रकार के होते हैं, पुरुष में एक्स वाई और स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का गा। क्वेश्चन नंबर 10 के गा में आपके क्या लिखा गया है, तो आप लोग लिखोगे इस प्रकार से कि उत्तर 10 का गा। 10 के गा में ये लिखा गया है
कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के दौरान 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को चुना। इसमें से तने की लंबाई तथा फली का रूप प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण बताइए। तो ध्यान देना दोस्तों कि मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षण चुना? मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षण चुना, जिसमें से आपको बता दें कि 7 को तो बता नहीं रहे, केवल हम आंसर बता रहे इसमें। अगर ध्यान देना, तने की लंबाई में आपको बता दें कि तने की लंबाई में इन्होंने इस प्रकार से लिया जो प्रभावी लक्षण है। तने की लंबाई में आपका जो प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण कौन सा हो गया? प्रभावी लक्षण हो गया आपके पास लंबा, प्रभावी लक्षण हो गया लंबा। और अप्रभावी लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी पूछा गया है, तो अप्रभावी लक्षण हो गया इसमें बौना। प्रभावी लक्षण क्या हो गया? लंबा, और अप्रभावी लक्षण क्या हो गया? बौना। ये तो तने की लंबाई है। और दूसरा इन्होंने ये पूछा है कि फली का रूप। तो फली का रूप क्या होता है? फली का रूप, तो फली के रूप में आपको बता दे कि प्रभावी और अप्रभावी पूछा गया इन्होंने। तो प्रभावी लक्षण क्या हो गया इसमें? प्रभावी लक्षण जो है, प्रभावी लक्षण है आपके पास हरा, और अप्रभावी लक्षण क्या है? अप्रभावी लक्षण हो गया आपके पास पीला। मेंडल ने जो 7 विपरीत लक्षण चुना था, इस तने की लंबाई उन्होंने लंबा और बौना लिया था, इसमें लंबा हो गया प्रभावी और बौना हो गया अप्रभावी। और फली का जो रूप है, फली का रूप लिया था उन्होंने हरा और पीला, यानी फली का जो रंग है हरा और पीला लिया था, इसमें प्रभावी लक्षण हो गया हरा और अप्रभावी लक्षण हो गया पीला। इसके बाद आपको बता दें क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 का गा है पूर्णतः आपके पास खत्म हो गया है। अब की बार हम लोग 11 का का करेंगे। तो 11 का में आपके पास क्या लिखा गया है? देखिए, कुछ हम लोग लिखेंगे उत्तर 11 का का। तो इस प्रकार से लिखेंगे उत्तर 11 का 11 के का में क्वेश्चन क्या कहा गया है? मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोग की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हमें एग्जाम में हेडिंग क्या डाल लेनी है? एग्जाम में हेडिंग डालना लिंग संलग्न रोग। हेडिंग डाल लेना है लिंग संलग्न रोग। लिंग संलग्न रोग। और लिंग संलग्न रोग में हमसे क्या पूछा उन्होंने कि लिंग संलग्न रोग की व्याख्या कीजिए, यानी 2 लिंग संलग्न रोग। 2 लिंग संलग्न रोग के बारे में बता दे कि एक रोग आपके पास हो गया वर्णांधता, एक रोग आपके पास हो गया वर्णांधता, और दूसरा रोग हो गया आपके पास हीमोफीलिया। दूसरा रोग हो गया आपके पास हीमोफीलिया। तो 2 लिंग संलग्न रोग, इसको आपको हेडिंग डाल के लिखना भी है। नंबर 1 हेडिंग डाल लेना है वर्णांधता, और नंबर 2 हेडिंग डाल लेना है हीमोफीलिया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि इसका व्याख्या भी करना है। तो व्याख्या में बता देता हूं कि सबसे पहले कि वर्णांधता रोग किसे कहते हैं? वर्ण आंधता, वर्ण माने रंग, अंधता माने अंधापन, जिसमें रंगों का अंधापन हो, जिसमें रंगों की पहचान व्यक्ति ना कर पाए, यानी कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को रंगों की पहचान नहीं कर पाता, व्यक्ति रंग को नहीं पहचान पाता है। खासकर कौन कौन सा रंग को नहीं पहचान पाता है? तो लाल, नीले और हरे, इस रंगों को तो बिल्कुल व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। इनकी मिक्सचरों को भी व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। कौन सा व्यक्ति? जो व्यक्ति वर्णांधता रोग से पीड़ित है, उसको इस रंगों की पहचान नहीं हो पाता है। तो वर्णांधता व्यक्ति भी कौन सा रंगों को पहचान कर पाता है? केवल काले और सफेद रंग को ही पहचान पाता है। इस प्रकार से उसे समझ जाओगे कि वर्णांधता रोग। इसके बाद आता है आपका हेडिंग डालना है कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किसे कहते हैं? हीमो का मतलब क्या होता है? हीमो का मतलब होता है रक्त, और फीलिया का मतलब होता है फैलना। फीलिया का मतलब होता है फैलना। ये एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया जो है ना, ये एक आनुवंशिक रोग है। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि शरीर के बाहर से रक्त का स्राव होता है, रक्त बहता है और जमता नहीं है। रक्त बहता है और जमता नहीं है। कुछ साइंटिस्टों ने यह भी कहा है कि इसमें क्या होता है कि कुछ विशेषज्ञों ने, साइंटिस्ट को हम लोग विशेषज्ञ कहेंगे, विशेषज्ञ का मतलब होता है जो जिनको जानकारी रखता है। कुछ विशेषज्ञों ने यह कहा था कि इसमें एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है। इस रोग में रक्त प्रोटीन की कमी होती है, जिसके कारण से रक्त का स्राव होता है और रक्त जमता नहीं है, जिससे क्लोटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। क्लोटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है? रक्त का थक्काना, रक्त को रोकना। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 11 का
का अथवा, अगर हम लोगों को का नहीं आ रहा है तो फिर अथवा करेंगे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे भी कि उत्तर 11 का अथवा, ऐसे लिखेंगे हम लोग उत्तर 11 का अथवा, ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने 11 का अथवा में क्या कहा गया है कि ओपेरिन के जीवन की उत्पत्ति का जीव रसायन उद्भव परिकल्पना को समझाइए। तो इसमें बोर्ड एग्जाम में हेडिंग क्या डाल लेनी है, हेडिंग डाल लेनी है कि ओपेरिन की परिकल्पना, ओपेरिन की परिकल्पना, ओपेरिन की परिकल्पना, ये हमें हेडिंग डाल लेनी है। अब ओपेरिन की परिकल्पना, आखिर ओपेरिन की परिकल्पना है क्या? तो ध्यान देना कि ओपेरिन जो है, इन्होंने जैव विकास के बारे में, जैव विकास मतलब जीवन के विकास के बारे में, जीवन के विकास के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ओपेरिन जी ने। ये कहाँ के थे? ये रूसी वैज्ञानिक थे। ये कहां के वैज्ञानिक थे? रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने जीवन के विकास के बारे में सबसे पहले अपना मत प्रस्तुत किया, जिसमें से उन्होंने यह भी कहा था कि जो लुईस पास्चर जी है, लुई पास्चर जी का जो कथन है वो बिल्कुल सही है। अब लुई पास्चर जी का कथन क्या है? लुई पास्चर जी ने यह कहा था कि जो पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति हुई है वो जीव से हुई है। इन्होंने कहा बिल्कुल सही, जीव से हुई है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि मानते हैं जीव से हुई है, लेकिन सबसे पहला जो जीव बना, क्योंकि पृथ्वी पर तो जीवन था नहीं, सबसे पहला जो जीवन बना वो फिर सजीव से नहीं, वो निर्जीव वस्तु से बना। क्योंकि जब पृथ्वी पर जीवन था ही नहीं तो सजीव कहां से आएगा? तो फिर वो किससे बना? निर्जीव वस्तु से बना। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण उन्होंने कहा कि मीथेन इसका प्रमाण है, क्योंकि लुई पास्चर जी ने अपने प्रयोग में क्या क्या लिया था? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन लिया था, जिससे उन्होंने सिद्ध किया था कि पृथ्वी पर मानव जीवन जो है, यानी पृथ्वी पर सजीव जो उत्पत्ति हुई, मानव विकास की उत्पत्ति मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, इन तीनों से ही हुआ है। इन्होंने प्रमाण में यही लिया, क्योंकि ब्रह्मांड में इन्होंने कहा कि पृथ्वी के वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन ये ब्रह्मांड में उपस्थित है, जिसके रासायनिक संयोग से, यानी रासायनिक जटिल संयोग से, इनके मिलने से किसकी उत्पत्ति हुई है? हम लोग कहेंगे जैव यानी जीवन की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से हम लोग ओपेरिन की परिकल्पना को समझ सकते हैं कि इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 11 का, हम लोगों ने का और का अथवा कर लिया। 11 का खा करेंगे। 11 के खा में हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे, उत्तर 11 का खा। 11 के खा में क्या लिखेंगे हम लोग? इन्होंने कहा लैमार्कवाद की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग क्या डालना हमें? लैमार्कवाद की व्याख्या। ये हम लोगों को पेपर में हेडिंग डाल लेना है। अब लैमारवाद की व्याख्या बता दे कि जिस प्रकार से ओपेरिन जी ने जैव विकास के बारे में बताया है, इसी प्रकार जो हमारे लैमार्क जी है, लैमार्क जी ने भी जैव विकास के बारे में बताया है। ये भी बहुत पुराने साइंटिस्ट है, इन्होंने भी बहुत पुराना नियम दिया था अपना, बहुत पहले का इनका भी नियम है। लैमार्क जी का जो नियम है, लैमार्क जी का जो व्याख्या है, ये 4 तथ्यों पर आधारित है। 4 तत्व कौन कौन से हैं? फटाफट में 4 तत्वों को लिख देते हैं। आरो हमने लिख दिया है। नंबर 1 है जीवों में आकार वृद्धि की प्रवृत्ति। नंबर 2 है वातावरण का प्रभाव। नंबर 3 है अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। और नंबर 4 है उत्पादित लक्षणों की वंशागति। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जीवों में आकार वृद्धि की प्रवृत्ति, यानी इसका मतलब है लैमार्क के अनुसार जीवों में, सभी जीवों में अपने आकार वृद्धि करने की क्षमता होती है। अपने आकार को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यानी कम नहीं बढ़ा सकते हैं। जीवों में आकार वृद्धि, यानी लैमार्क के अनुसार सभी जो जीव होते हैं अपने आकार में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा यह है वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव में लैमार्क जी ने ये नियम कहा है, यानी ये सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया है कि उन्होंने ये कहा है कि वातावरण के परिवर्तन के कारण सभी जीवों में परिवर्तन हो जाता है। कैसे सजीव जीवों में परिवर्तन हो जाता है? इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया था? पहला एग्जाम्पल उन्होंने लिया था कि जो जिराफ की गर्दन का लंबा होना, यानी जिराफ की गर्दन और अगली टांगों का लंबा होना।
अगली टांगे कैसे लंबा होते थे पहले समझो। उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल किस प्रकार से लिया, उन्होंने ये कहा था कि जिराफ के जो पूर्वज थे, जिराफ के पूर्वज के गर्दन छोटे होते थे, उनके पैर भी छोटे होते थे। क्या हुआ कि हिरन के समान होते थे। फिर क्या हुआ कि वो लोग जमीन से घास, शाकी पौधा यानी झाड़ी पौधा वगैरह ये सब खाते थे, खाकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे भूमि बंजर होती गई। भूमि बंजर होने के कारण घास, शाकी पौधा खत्म होते गए। इसके बाद उन्होंने क्या खाना शुरू किया, पेड़ पौधों की पत्तियों को चबाना स्टार्ट किया। जिराफ पेड़ पौधों की पत्तियों को चबाना स्टार्ट किया तो फिर क्या हुआ, छोटे छोटे पेड़ पौधे के पत्ते चबाते थे, फिर वो पेड़ पौधे भी धीरे धीरे नष्ट होने लगे, खत्म होने लगे। जब जिराफ ने सब खाने लगे तो नष्ट होने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि जिराफ जो है बड़े बड़े पेड़ पौधों की पत्तियों को चबाने लगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब बड़े बड़े पेड़ पौधों की पत्तियों को चबाने लगे तो उनको पैर को ऐसे ऊंचा करके, गर्दन को ऐसे ऊंचा करके, उनको गर्दन में खिंचाव लाकर, पैरों को खिंचाव लाकर, यानी पैर को ऐसे ऊंचा करके, गर्दन को ऊंचा करके वो लोग पेड़ पौधों की पत्तियों को चबाते थे, जिराफ चबाते थे, जिसके कारण उनके गर्दनों में आ गई खिंचाव और अगली टांगों में आ गई खिंचाव, जिसके कारण उनके गर्दन भी लंबे हो गए, अगली टांगे भी लंबे हो गई है। और जो कि ये लक्षण है, ये लक्षण स्थायी बन गया है। ये लैमार्क जी ने इसका एग्जाम्पल दिया था। इसके अलावा लैमार्क जी ने सर्प का भी एग्जाम्पल लिया था। सर्प के एग्जाम्पल उन्होंने ये कहा था कि सर्प के पैर होते थे, लेकिन जिससे उनको बिलों में घुसने में दिक्कत होती थी, झाड़ियों में छिपने में दिक्कत होती थी, घास में चलने में दिक्कत होती थी। तो सर्पों ने क्या किया कि उन्होंने धीरे धीरे उसको कर दिया था बंद। अब हजारों वर्ष के बाद जब उन्होंने प्रयोग किया नहीं तो बिना प्रयोग के धीरे धीरे सांप के पैर भी विलुप्त हो गए और उनकी त्वचा जो है स्लिम और लंबी हो गई, और जिससे कि अब उनके पैर नहीं होते हैं। और यही लक्षण उनका स्थायी बन गया। ये परिवर्तन है वातावरण में। इसके बाद उन्होंने ये भी एग्जाम्पल लिया कि मनुष्य के पूंछ होते थे, मनुष्य के पूंछ होते थे, तो मनुष्य ने पूंछ का प्रयोग किया नहीं, तो पूंछ का प्रयोग किया नहीं तो धीरे धीरे मनुष्य के पूंछ भी विलुप्त हो गए और यही स्थायी बन गया। ये उन्होंने एग्जाम्पल लिया किसका, वातावरण प्रभाव का। इसके बाद उन्होंने अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग के बारे में क्या कहा, लैमार्क जी ने अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग के बारे में यही लक्षण लिया कि जिस अंगों का आप लोग प्रयोग करते हैं वो तो स्थायी बन जाता है, और जिन अंगों का आप लोग उपयोग नहीं करते हैं तो फिर वो विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि अंगों के उपयोग में, जिन अंगों का हम लोग अधिक से अधिक उपयोग करते हैं उसमें क्या होता है कि वो जो अंग है वो मजबूत बन जाता है और वो स्थायी बन जाता है। इसके बाद और जिन अंगों को प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर वो मजबूत नहीं बन पाता है और धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाता है। ये एग्जाम्पल उन्होंने इसमें कहा, इसकी व्याख्या किया उन्होंने अंगों का उपयोग और अनुपयोग में। इसके बाद उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति में लैमार्क जी ने यह कहा कि लक्षण जो होते हैं, जैसे मान लो कि माता पिता के जो लक्षण है, माता पिता के जो लक्षण है वो प्राकृतिक के परिवर्तन के कारण वो क्या होता है कि माता पिता से संतानों में वो पहुंच जाते हैं। लक्षणों को लैमार्क जी ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा कि माता पिता से संतान में लक्षण ट्रांसफर होते हैं। अगर संतान का लक्षण माता पिता से अगर भिन्न हो तो उन्होंने ये कहा कि फिर नई जाति का उद्भव होता है, नई जाति का जन्म हो जाता है। और इस प्रकार से हम लोगों ने इतना समझ लिया। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। कर देते। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे। अगर हम लोग 11 का खा नहीं करेंगे, 11 खा अगर नहीं आ रहा तो 11 खा का अथवा करोगे। कैसे? इसमें लिखोगे कि उत्तर 11 का खा का अथवा, ऐसे लिखना होगा आपको। 11 खा का अथवा, 11 खा में अथवा में क्या लिखा गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। यानी नंबर 1 यकृत के कार्य, नंबर 1 हमें हेडिंग भी डाल लेना है वहां पर, यकृत के कार्य। अब दोस्तों बता दें कि यकृत के कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला कार्य क्या है, यकृत के नंबर 1 यानी यकृत के कार्य ये हो गए कि अगर रुधिर में अगर भोजन की आवश्यकता हो तो हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन को यकृत क्या करता है, पहले कुछ भोजन, जितना भोजन रुधिर को चाहिए वहां तक छोड़ देता है भोजन को, और जितना भोजन बचा वो फिर पाचन क्रिया में लाता है। ये किसके कार्य हो गया, यकृत के। यकृत के नंबर 2 कार्य क्या हो गया, नंबर 2 कार्य ये हो गया कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें अगर अधिक मात्रा में एमिनो अम्ल पहुंच जाए, शरीर के अंदर अगर अधिक मात्रा में एमिनो अम्ल पहुंच जाए तो उस एमिनो अम्ल को तोड़कर वो
किस किस में बदलता है? अमोनिया और यूरिया में बदलता है, जिसको हम अपने मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये यकृत का कार्य है। लेकिन मूत्र द्वारा निकालना यकृत का कार्य नहीं है, मूत्र द्वारा निकालना वृक्क का कार्य है। लेकिन यकृत क्या करता है कि यूरिया और अमोनिया में बदलता है, किसको? एमिनो अम्लों को। इसके बाद इसका तीसरा कार्य क्या हो गया यकृत के? तीसरा कार्य ये हो गया है कि यदि रुधिर में भोज पदार्थों की कमी हो, अगर रक्त में भोज पदार्थों की कमी हो, तो उस भोज पदार्थों की कमी को भी पूरा कौन करता है? यकृत। ये यकृत के कार्य हो गए। नंबर 2 में आपके पास क्या लिखा गया हेडिंग? नंबर 2 में हेडिंग आपको डाल लेना है वसा में घुलनशील विटामिन। हेडिंग डाल लेना है वसा में घुलनशील विटामिन। यानी वसा में घुलनशील विटामिन पर आपको टिप्पणी करना है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? दोस्तों आपको बता दे कि इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या बताया था? ट्रिक बताया था हमने आपको जब पढ़ाया था तो कीड़ा। क्या बताया था हमने? कीड़ा। इसे याद रखो, कीड़ा। कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील है। क्यों? अगर कोई कीड़ा, जब आप लोग सब्जी बनाते हैं, तेल को गर्म करते हैं, अगर तेल में कोई कीड़ा अगर गिर जाए तो क्या कीड़ा घुलती नहीं है? कीड़ा एकदम उसमें पिघल जाती है। और अगर पानी में कीड़ा को छोड़ दो तो कीड़ा तैर कर बाहर आ जाती है। तैर कर बाहर आ जाती है, इसका मतलब पानी में घुलनशील नहीं है। अगर तेल में डाल दो तो तेल में वो घुलकर मर जाती है, इसका मतलब है वो वसा में घुलनशील है। उसके ट्रिक होता था कीड़ा। इसका मतलब हमारे पास विटामिन ए डी ई के ये जो है ये हमारे वसा में घुलनशील है। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बता दें कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग आखिर होता क्या है? रतौंधी रोग मतलब आंखों में उत्पन्न होने वाले रोग। आंखों में रोशनी की कमी हो जाती है, वर्णांतता तो जन्मजात रोग है ये नहीं, जैसे मोतियाबिंद, ये सब रोग हो जाते हैं। इसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। आखिर रिकेट्स रोग है क्या? हड्डियां जो है वो हमारे शरीर कमजोर होने लगती है, उस रोग को हम लोग रिकेट्स रोग कहते हैं। इसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होता है कि जनन क्षमता में कमी, जो जनन क्षमता होती है उसमें होने लगती है कमी। इसके बाद विटामिन के। विटामिन के क्या होता है कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन सवार्ड का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? तो इस लिखेंगे हम लोग उत्तर 12 का हम लोग इसमें काखा नहीं दिया गया है। 12 में क्या लिखा गया है? अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न विकरों के कार्य समझाइए। मधुमेह बीमारी पर एक टिप्पणी भी लिखी है। तो अग्नाशय स्रावित होने वाले विभिन्न विकर किसे कहते हैं? एंजाइम को विकर कहते हैं। सबसे पहले हमें बोर्ड एग्जाम में हेडिंग क्या डालना है? अग्नाशय हम लोग डाल लेने हेडिंग अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम स्रावित एंजाइमों के कार्य। एंजाइम लिखो या विकर लिखो? एंजाइम लिखो या विकर लिखो? तो लिखो विकरों के कार्य। ये तो हमें हेडिंग डाल लेना है। और इसमें एंजाइम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बता दे कि सबसे पहला एंजाइम आपके पास होता है ट्रिप्सिन। सबसे पहले आपको कौन सा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम। दूसरा एंजाइम कौन सा होता है? आपको बता दे कि दूसरा होता है आपके पास एमाइलेज एंजाइम। और तीसरा होता है आपके पास लाइपेज एंजाइम। तो कौन कौन से एंजाइम हो गए? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? एंजाइम का कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? प्रोटीन में जो अवयव होते हैं उनका पाचन क्रिया करता है। कौन? ट्रिप्सिन एंजाइम। इसके बाद जो एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम क्या करता है कि मंड का पाचन करता है। जो मंड होते हैं, जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन शुरुआत में पाचन क्रिया स्टार्टिंग हो जाता है, जो लार पाचन करता है, लार में होती है एमाइलेज,
वो ही हमारा जो लार्ज भोजन को गोलाकार बनाता है मंड के रूप में पाचन क्रिया करवाने के लिए, उस लार में होती है हमारे पास एमाइलेज एंजाइम, यानी ये अग्नाशय में जाकर इसको पचाती है। इसलिए मंड का पाचन भी कौन करता है? एमाइलेज। इसके बाद लाइपेज एंजाइम क्या करता है कि लाइपेज एंजाइम जो वसा है हमारे शरीर में, वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन में अवयव का पाचन, और एमाइलेज क्या करता है? मंड का पाचन, और लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन। इसके बाद आपके पास इसमें और भी कहा गया है कि मधुमेह बीमारी पर एक टिप्पणी लिखी है, तो इसके बाद आपको हेडिंग क्या डाल लेना है कि मधुमेह रोग, मधुमेह बीमारी या मधुमेह रोग, ठीक है, मधुमेह बीमारी डाल लो हेडिंग। तो मधुमेह जो बीमारी है, ये मधुमेह बीमारी कहते किसे हैं? सबसे पहले आपको ये बता दें कि मधुमेह रोग जो है हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन्स है, और ये भी हार्मोन्स हमने यहां पर तो लिखा नहीं, फिर भी बता दे कि मधुमेह इंसुलिन हार्मोन्स भी अग्नाशय में ही पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन्स कहां पाया जाता है? हमारे शरीर का जो अग्नाशय है, उस अग्नाशय में ही पाया जाता है। कौन है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी अगर हो जाए तो हमारे शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है, यानी डायबिटीज हो जाता है, यानी शुगर की बीमारी हो जाती है। किसकी बीमारी हो जाती है? शुगर की। इससे व्यक्ति ने मीठा खाना बंद कर देता है, वही बीमारी। इससे होता क्या है कि अग्नाशय जो है, अग्नाशय क्या करता है कि हमारे शरीर का जो शर्करा है, शर्करा का मतलब मीठापन, शर्करा जो है, शर्करा की मात्रा बढ़ती जाती है। शर्करा की मात्रा बढ़ने के कारण इसमें क्या होता है कि अग्नाशय ठीक से इंसुलिन को बना नहीं पाता है। इंसुलिन करता क्या है? उस मीठेपन को, शर्करा को कम करता है, तो जिससे क्या होता है कि अग्नाशय इंसुलिन को नहीं बना पाता है ठीक से, इसीलिए मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है, यानी शुगर की बीमारी हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति को मीठा खाने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि शरीर का ऐसे मीठापन बढ़ रहा है, और अधिक अगर मीठा ले लेंगे तो शुगर बढ़ जाती है। शुगर बढ़ जाने के कारण व्यक्ति की हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं मधुमेह। और मधुमेह रोग से बचने के लिए हमें इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा शरीर में। इसके बाद इसमें लिखा गया है कि अथवा में, 12 के अथवा में, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर, अगर 12 अगर ये नहीं कर पा रहे हम लोग तो हम लिखेंगे उत्तर 12 का हम लोग कौन सा करेंगे? अथवा। इसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और बोर्ड एग्जाम में हेडिंग बीच में ही डाल लेनी है। 12 का अथवा में क्या कहा है? श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर बताइए। इन्होंने सबसे पहले क्या पूछा गया है? श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर। तो एक तरफ आपको हेडिंग डाल लेना है श्वसन, और एक तरफ आपको हेडिंग डाल लेना है श्वासोच्छ्वास। आपको हेडिंग डाल लेना है श्वासोच्छ्वास। अब इन दोनों में अंतर क्या है आपको बता दे। तो देखिए श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर क्या है आपको बता दे कि श्वसन क्रिया जो है कोशिकाओं के अंदर होती है, श्वसन क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, जबकि श्वासोच्छ्वास जो होती है ये कोशिकाओं के बाहर होती है। कोशिका क्या है? जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। तो श्वसन क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है और श्वासोच्छ्वास जो है कोशिकाओं के बाहर होती है। इसके बाद श्वसन का जो मुख्य अंग है, श्वसन का मुख्य अंग माइटोकांड्रिया है। श्वसन का मुख्य अंग क्या है? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या है? कोशिका का विद्युत घर, यानी बिजली घर, जहां पर कोशिका तैयार किए जाते हैं। यानी श्वसन क्रिया में श्वसन क्रिया का जो मुख्य श्वसन अंग है माइटोकांड्रिया, जबकि श्वासोच्छ्वास का मुख्य श्वसन अंग है फेफड़े। इसके बाद श्वसन क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है, जबकि हम लोग जानते हैं कि श्वासोच्छ्वास में कोई भी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि हमारा क्वेश्चन जो है इसी का और पूछा गया है कि निःश्वसन तथा निःश्वसन प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। यानी इसके बाद हम लोग यही है, इसी का हम लोग अगला हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग क्या डाल लेंगे कि निःश्वसन और निःश्वसन। सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालना है? निःश्वसन, निःश्वसन, और इसके बाद आपको हेडिंग डालना है निःश्वसन। निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर क्या है? अब इसको देखकर तो आपको इतना ही अंतर लग रहा है कि है तो वही एक ही चीज, बस इसमें 2 विसर्गे लग गई है, बस एक विसर्गे लगा दी गई इसमें और बन गया निःश्वसन। तो इसमें होता क्या है देखिए दोस्तों, आपको बता दे कि जो निःश्वसन है, यानी निःश्वसन, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वायुमंडल से O2 ग्रहण करते हैं,
वायुमंडल से O2 ग्रहण करते हैं और निःशोषण में वायुमंडल में CO2 छोड़ते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य हो गया कि इसमें O2 को ग्रहण करते हैं और इसमें CO2 को छोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि निःशोषण में वायुमंडल में अपने नाक द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो फेफड़ा है, फेफड़ा फूल जाता है और जो हमारे पेशियां है, पेशियों में जो मांसपेशियां है, यानी मांसपेशियां जो है वो संकुचित हो जाती है, संकुचित होती है और हृदय फेफड़ा जो है, फेफड़ा हमारा फूल जाता है, फेफड़ा फूल जाता है। और निःशोषण में क्या होता है कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड है, शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं और अपना जो फेफड़ा है वो पूर्व स्थिति में आ जाता है। यही अंतर है। निःशोषण में क्या होता है कि वायुमंडल से O2 को ग्रहण करते हैं और निःशोषण में वायुमंडल में CO2 को छोड़ देते हैं। जब हम लोग O2 को ग्रहण करते हैं, जब सांस लेते हैं तो हमारा जो ये बच्च गुहा है, जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा जो है ये फूल जाता है और इसमें क्या होता है कि वायु का दाब जो होता है ये कम हो जाता है, तो वायु का दाब हो जाता है कम। और फिर से एक बार समझिए कि जब हम लोग O2 को ग्रहण करते हैं तो हमारे पास जो फेफड़ा है वो फूल जाता है, वायु का दाब इसमें हो जाता है कम, और जब हम लोग CO2 को निकालते हैं तो फेफड़ा हमारा पूर्व स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने आज के इस सेट में पूरा का पूरा बायोलॉजी के टॉपिक को खत्म कर लिया है। अब दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।